हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस 2025 और 26 के लिए हम लोगों ने यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 की क्लास शुरू की है, जिसमें कल हम लोगों ने पहली क्लास को कवर किया, जिसके अंतर्गत जो पहला पेपर है 5 पेपर, उसके सिलेबस में जो पहला यूनिट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और उसके प्राचीन नगर। तो इतिहास में केवल हमें एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ना ही मिडवल, हमें एंशिएंट भी पढ़ना है, मिडवल हिस्ट्री भी पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है और कल्चर और आर्ट वाले पार्ट को भी हमें पढ़ना है। जहां जहां पर भी भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित जो भी योगदान होगा उस पर हमें चर्चा करनी है। तो पहले यूनिट के अंतर्गत ही कल हम लोगों ने पाषाणिक सभ्यता की बात की थी कि किस प्रकार से हमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल के दौरान जो सराय नाहर हो गया, दमदमा हो गया, मादहा हो गया, चौपानी मांडो हो गया, लौरा देव हुआ और आपका कोल्डियावा हुआ, इन सभी जगहों से जो अस्थि निर्मित प्रमाण मिले थे मूर्ति के या फिर कलश मिले थे हम लोगों को 41 जो अस्थि कलश थे। तो इन सभी चीजों को किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है, किस तरीके से डायग्राम बेसिस करना है, एग्जाम में लिखते समय मैपिंग किस तरीके से करनी, यूपी के मैप को कहां लोकेट करना है, ये सभी चीजों का हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिन लोगों ने इस क्लास से पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे सभी दोस्तों, आप YouTube पर जाइए और वहां पर पहला लेक्चर जरूर कवर कर लीजिएगा, अदरवाइज चीजें आपको थोड़ी कम समझ में आ पाएंगी। जैसे ही आप YouTube पर आओगे, यहां पे अगर आप देखेंगे, ये हम लोगों का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जिसको अधिक से अधिक लोगों के साथ आप शेयर करिए मेरे भाई। और यहां पर जब आप आओगे वीडियो सेक्शन में, तो इस तरीके से आपको यूपी स्पेशल पेपर 5 का लेक्चर नंबर 1 जो मैंने कल पोस्ट किया था, यहां पर मैं ऐड कर दूंगा लेक्चर 1, क्योंकि आज हमारा लेक्चर 2 है। तो इसमें हम लोगों ने पूरी क्लास को कवर किया था, तो आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक की, जो हमें पढ़ना है। सिलेबस के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने कल ही बताया था कि जो हम सोर्स फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली लक्ष्य भेद नोट्स को, जो हमारी टीम के द्वारा, ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा तैयार किया गया, खुद मेरे द्वारा भी, इसमें निशु मैम के द्वारा भी, और ये पूरे नोट्स जिन लोगों ने भी लिए हैं उनको ये भी इशू हो रहा था कि सर अगर इस पर एक डिक्टेट हो जाए, ये चीजें थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड हो जाए क्लास के माध्यम से, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने सोर्स के तौर पे इसी चीज को रखा है, जिससे कुछ बच्चे ऐसा भी हैं जो नोट्स न लेकर अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के पीडीएफ को देखकर बना सकते हैं। तो कल हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया था, और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमारा महाजनपद काल रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? महाजनपद काल रहेगा। तो चलो आते हैं भाई इसमें। ठीक है, अच्छा, उससे पहले बहुत सारे क्वेरीज आती है कि सर इस पीडीएफ को कहां से हम परचेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये पूरी एक डिटेल दी हुई है, जिसमें हमारे ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल टीम का है, परिणाम शॉर्ट नोट जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है, उसके बाद तपस्या शॉर्ट नोट्स है जो प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड है, लेकिन जो सबसे अधिक डिमांडिंग जो नोट्स हैं वो लक्ष्य भेद शॉर्ट नोट, जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा गया है, हैंड रिटन नोट्स में, जैसा मैंने दिखाया है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल का पेपर 5 और 6, ये सभी कंप्लीटली आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी इसी व्हाट्सएप नंबर पे। यहां पर मैं नंबर दोबारा लिख देता हूं, 8527594636। यहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे तो टीम मेरी आपसे कांटेक्ट कर लेगी मैसेज के थ्रू, और वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। आगे चलते हैं बिना किसी टाइम के। तो यहां पर हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपने आज के लेक्चर को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो भाई, अब हम इसकी बात करेंगे, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई कि 16 महाजनपद की कहानी आपने पढ़ी है, बिल्कुल सर, लेकिन उन 16 महाजनपदों में से अगर मैं बात करूं तो 8 महाजनपद आपके कहां पे स्टैब्लिश हैं, कहां पे स्थापित हैं? यूपी में है। तो यूपी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है महाजनपद का, और महाजनपद के समय से ही ये माना जाता है कि आधुनिक शहरों का विकास कहीं ना कहीं शुरू हुआ। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी नगरीय सभ्यताएं थी, वो सारी चीजें थी, लेकिन महाजनपद के समय जो छोटे छोटे जन हुआ करते थे वो सब आपस में क्या हो गए, महाजनपद एक बड़े जिले के रूप में उन्होंने आकार लिया। अब इसमें बात करते हैं कि सर हमने जो 16 महाजनपद पढ़े हैं जैन धर्म के ग्रंथों में या फिर बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, ठीक, उनके साथ साथ जो यूपी में हमने पढ़े उसको कैसे हम डिटेल करेंगे। अब जैसे एग्जामिनर क्या करेगा,
ध्यान देना कि यहां पर मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल उतनी ही चीजों की बात करूंगा जितने मेंस के एग्जाम में जरूरी है, जिसको आप 125 शब्दों में 8 नंबर के क्वेश्चन में, अगर 12 नंबर के क्वेश्चन में आता तो 200 शब्दों में आप अच्छे से प्रेजेंट कर लोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। तो अगर आपके लिए मैं बात करूं कि सर इंट्रोडक्शन कैसे लिखें हम, ठीक है, क्या हम लिखेंगे कि सर इंट्रोडक्शन हमें लिखना नहीं आता है, मैं फिर कहूंगा इतिहास में इंट्रोडक्शन आप किसी घटना से, किसी फैक्ट से शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें बहुत विविधता आप नहीं ला पाएंगे। तो आप इस फैक्ट से शुरू कर सकते हो कि महाजनपद के क्रम में उत्तर प्रदेश में 8 महत्वपूर्ण महाजनपद मिलते हैं। टोटल 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में देखने को मिलती है। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक के बाद आप कहोगे कि सर यूपी में 8 महाजनपद मिलते हैं और इसे ही सेकेंड सिविलाइजेशन, अर्थात यू कह सकते हैं कि द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कि द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता। ठीक है, यहां पे नगरीकरण की सभ्यता का नाम दिया गया है। पहला कौन था? हड़प्पा था, क्योंकि हड़प्पा में भी कुछ ना कुछ आधुनिक तत्व देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से सड़कों का निर्माण किया गया, किस प्रकार से बाजारों की अर्थव्यवस्था चल रही थी, किस प्रकार से समाज का विभाजन था, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद जब आपका वैदिक पीरियड चल रहा होता तो वहां कहीं ना कहीं वो पशुपालन और कृषि प्रधान क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद दोबारा जब लौह युग की प्राप्ति होती है, लौह युग की खोज होती है, लौह के बाद जो है कि धीरे धीरे बहुत बड़े स्तर पे हथियारों की निर्माण हुआ, जंगलों को काटा गया, भूमि को समतल किया गया, कृषि योग्य हथियार बनाया गया, जिससे कृषि की पैदावार बढ़ने लगी। ये सभी घटनाओं ने कहीं ना कहीं महाजनपदों के विकास को फोकस किया और इसी को द्वितीय नगरीकरण कह दिया गया। अब यहां पर आप कहोगे सर हमें तो आप इतिहास पढ़ा रहे हो। नहीं मेरे भाई, आपको इतिहास तो खुद पढ़ना है, अपनी किसी भी किताब से आप उठा के पढ़ना शुरू करो। लेकिन अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए हमारे लिए कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो एक तो पैटर्न ये है कि आपने एक बड़ा सा सर्कल बनाया और उसके 8 पार्ट कर दिए। कितने कर दिए? 8 पार्ट। ठीक है, हालांकि हमारा सर्कल तो ऐसा हुआ जैसा लग रहा है कि हमने कुछ चीर फाड़ कर दिए इसमें। देखते हैं यहां पे कोई शेप है। चलो भाई, ठीक है, ये सही है। एक मिनट, ठीक, इस तरीके से आपने देखा और यहां पे आप इसको इस तरीके से कुछ हाईलाइट भी कर सकते हो। नहीं, ये तो इसी तरीके से चलेगा। फिर यहां पे आए आप और इसके आपने 8 पार्ट टोटल कर दिए और 8 पार्ट में आपने क्या किया? एक एक महाजनपद को इंडिकेट कर दिया। ये आपका डायग्राम हो गया। लेकिन अभी उसके बारे में भी तो हमें चीजों को डिस्कस करना है। तो हमें लगता है कि नहीं सर, ये थोड़ा सा अच्छा पैटर्न नहीं हो रहा है, थोड़ा और अच्छा बताइए। तो कोई नहीं मेरे भाई, और अच्छा जानने के लिए आपको क्या करना है वो भी देख लेते हैं। ये कैसे हटेगा, किसी को पता है क्या? ओ, ये तो ब्लेंडर मिस्टेक हो गई। चलो इसको मैं देख लेता हूं कैसे हटेगा। फिलहाल अभी हटा दिया मैंने। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि किस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दिखाना है, तो सबसे आसान जो काम होता है ना, वो होता है आपका मैपिंग कर देना। मैपिंग करके जो है कि आप जिन भी चीजों को दिखाना चाहते हो वो सबसे बेहतर माना जाता है इस तरीके से। अब यहां पर जो 8 महाजनपद है, पहले आप बात करेंगे। सबसे पहले आप कह सकते हो कुरु के बारे में कि सर कुरु जो है कि, तो आप यहां कहीं मेरठ के आसपास के एरिया में दिखाइए कुरु को। अच्छा, यूपी के मैप के बारे में आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहां पे। ऐसा नहीं कि आप कुरु उठाते हो और यहाँ पे कहीं बलिया या गोरखपुर या महाराजगंज के पास रख दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। कुरु के बाद आप कोसल उठाइए, तो सर कोसल तो श्रावस्ती से संबंधित है, यानी नेपाल के तराई क्षेत्र में आता है, तो यहां कहीं मैं जो है कि सर कोसल रख दूंगा। राइट, अभी ये चीजें आपको सीखनी है। कोसल के बाद सर पांचाल, मैंने सुना है बरेली मुरादाबाद के रीजन में कहीं आता है। इसके पास पीलीभीत है, सीमा साझा करता है जो नेपाल के साथ है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि पीलीभीत से थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें सूरसेन की बात कर लेंगे, जो आपका कहां गया भैया, मथुरा की बात कर रहा है, तो मथुरा भी आसपास यहीं कहीं जो है कि हम लोकेट कर देंगे। ठीक है, मथुरा हो गया या सूरसेन। फिर वत्स की बात करेंगे, जो आपका कौशाम्बी है, अर्थात यहां कहीं प्रतापगढ़
प्रयागराज, इसके आसपास के रीजन को कह सकते हैं। फिर मल्ल, मल्ल यानी कि कुशीनगर की बात करेंगे तो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, ये सारे रीजन की बात कर रहे हैं। काशी की बात करें तो काशी यहीं पे वाराणसी के रूप में हो जाएगा, यहां कहीं दिखा देंगे। चेदी की बात करेंगे तो चेदी आपका जो बुंदेलखंड का रीजन आता है तो कहीं पे इस जगह पे आप दिखा देंगे। इस तरीके से आप देखोगे कि सर हमने 8 पूरे के पूरे क्या दिखा दिए, लोकेशन दिखा दी। इनको नामकरण भी करना है आपको, ये ध्यान रखना, आपको इनका नामकरण भी करना है। जैसे चेदी हो गया सर, वत्स को लिखना है, ठीक है, तो ये वत्स हो गया। यहां पे आपने श्रावस्ती लिख दिया, यहां आपने मल्ल लिख दिया या फिर कुशीनारा कर दो, यहां आपने काशी लिख दिया, ठीक है, यहां आपने क्या लिख दिया, मथुरा लिख दिया या सूरसेन लिख दिया, यहां आपने कुरु लिख दिया, महाभारत का रीजन जो है, या यहां पे पांचाल। तो ये एक पैटर्न रहेगा जिस तरीके से आपने इसको लोकेट कर दिया। अब आइए और क्या क्या हम चीजें जान सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि आप अगर पूरी खोजबीन करोगे ना, तलाशोगे कि सर हमें तो 16 महाजनपद पूरे रटाइए, उनमें क्या क्या प्रोविजन थे, कौन सी उनकी राजधानी थी, ये सारी चीजें, तो हो सकता है आप प्रीलिम्स की तरफ भटक जाओगे। और मुझे करना है आपको मेंस के लिए तैयार है, तो मेंस में जितना लिखना है वो आधा पेज तो आपका यही खा जाएगा। अगर 8 नंबर में प्रश्न आया तो आधे पेज में ये, और 4-5 आप महाजनपद को डिस्क्राइब करिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर 12 नंबर में पूछता तो आपको कोशिश करनी कि 8 महाजनपद अच्छे से विस्तार से बताने हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि अब एक एक सर हम बता भी दें तो बिल्कुल बता दीजिए। आप सबसे पहले जो है कि लिखना शुरू करेंगे, अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपने लिखा सर कुरु को, और आपको पता है कुरु कहां पे, महाभारत वाली जो कहानियां देखने को मिली थी कुरु वंश से संबंधित थी, जो मेरठ हो गया, हस्तिनापुर का रीजन हो गया, बागपत का हो गया, इन सभी रीजन के आसपास को कुरु कहते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो कि सरकार का क्या था, गणतांत्रिक स्वरूप था। कैसा था, देखो राइटिंग पे मत जाना क्योंकि बहुत आराम आराम से लिखूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मेन है आपको सुनना और समझना। गणतांत्रिक स्वरूप था यहाँ पे सरकार का। साथ ही साथ एक और फैक्ट लिख सकते हो कि महाभारत में कुरु वंश की जानकारी है या कुरु वंश की चर्चा की गई है। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे जैसे कमेंट करते हैं कि सर नोट्स को जो है कि और डिस्क्राइब करिए या और भी चीजें। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दूंगा तो ना तो ये आप तैयार कर पाओगे, ना मेंस के रिक्वायरमेंट इतनी होगी, और ना ही आपको जो है कि चीजें समझ में आएंगी, और पूरी की पूरी किताब बन जाएगी, फिर ये सिनॉप्सिस किसी काम की नहीं रहेगी। तो हमें नोट्स के हिसाब से चलना है। तो इतना लिख दिया। कौशल की बात करेंगे कि सर अगला हम कौशल पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप लिख दो। अच्छा, इसकी राजधानी भी अगर लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज मैंने क्या किया, डायग्राम बना के यहीं पे राजधानी लिख दी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। तो यहाँ पे रिपीटेंस नहीं होना चाहिए, रिपीटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने डायग्राम या यूपी के मैप में तो लोकेट कर दिया विद राजधानी, फिर यहां भी जबरदस्ती भर रहे हो आप, ये चीज नहीं होनी चाहिए उसके साथ। फिर आगे बात करेंगे, कौशल की बात करेंगे तो आधुनिक जो अवध क्षेत्र में या फिर कपिलवस्तु के, शाक्यों के जनजातीय गणराज्य शामिल थे। तो यहां पर भी एक हमें कैसी पद्धति देखने को मिलती है, गणराज्य पद्धति देखने को मिलती है। यहीं से अगर हम देखेंगे कि कपिलवस्तु का जो लुम्बिनी क्षेत्र आता है, लुम्बिनी क्षेत्र, ये गौतम बुद्ध के जन्म स्थल से संबंधित है। किससे संबंधित हो गया, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल से संबंधित हो गया, क्योंकि ये सारा का सारा कौशल श्रावस्ती का जो रीजन था, जिसको सहेत महत के नाम से भी जानते हैं राजधानी के तौर पे, एक महाजनपद है। तो इसमें कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र आते थे, जिसमें आपका लुम्बिनी भी। फिर बुद्ध का समकालीन राजा, यहाँ पे जो राजा था वो था प्रसेनजित। तो ये 3-4 अगर आप फैक्ट लिख देते हो, इट्स ओके, राइट। आगे चलते पांचाल की बात कर लेते हैं। सर पांचाल जो है कि अहिछत्र वाला जो रीजन होता है, ठीक है, कन्नौज इस साम्राज्य का प्रसिद्ध नगर था। क्योंकि यार मेरी बात समझो एक बात, आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ोगे, किसी भी किताब से पढ़ोगे ना, तो मेंस मेरे भाई अमूर्त नहीं लिखा जाता है। मेंस में कभी आध्यात्मिक बातें, काल्पनिक बातें नहीं लिखी जाती हैं, फैक्चुअल डेटाबेस पे बात की जाती है। मैं यही लिख दूं कि हाँ भैया पांचाल जो है कि बहुत समृद्ध था, पांचाल जो है कि महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, पांचाल की सीमा जो है कि बहुत बड़ी थी। अरे इसमें कुछ बताओ तो सही कि पांचाल की सीमा बड़ी थी तो कहां पे टच हो रही थी, सर नेपाल की तराई के पास थी। पांचाल में जो है कि कहीं ना कहीं हमें कन्नौज जैसा साम्राज्य देखने को मिला, जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी देखने को हमें मिला, पाल के बीच में, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच में मिला। हर्षवर्धन जैसा महान जो शासक था, वो जो है कि यहाँ पर शासन करता था। तो तमाम बातें जब आप नहीं लिखोगे ना, तो आपका उत्तर अधूरा माना जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट जब मुझे फोन करते हैं, बात होती है मेरे, उस पर डिस्कस होता है, तो वो लोग कहते हैं सर हम आंसर में फैक्ट नहीं लिख पा रहे हैं।
रहे हैं। फैक्ट कैसे लिखोगे भाई? आपने तो प्रीलिम्स के लिए बस वन लाइनर याद किया है कि कन्नौज को महोदय श्री कहते हैं या इति श्री कहते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। तो भाई इस चीज को कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। क्या महाजनपद में आपने कभी पढ़ा कन्नौज को? नहीं, लेकिन एग्जामिनर को दिखाना है कि भाई इन रीजन में ही ऐसे ऐसे बड़े साम्राज्य भी आगे चल के हुए हैं। आ जाते हैं सूरसेन की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सूरसेन, अच्छा यहां पे आप लिख सकते हो कि यहां पे जो शासन की पद्धति थी वो राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हुई। कैसे? राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हुई, राजतंत्र से गणतंत्र। अब एक बात और बता दूं मैं, आप किसी भी किताब को पढ़ लो, ओनली आईएएस पढ़ना चाहो, राकेश सारस्वत पढ़ना चाहो, ध्येय आईएएस पढ़ो, यूपी आप फिजिक्स वाला की पढ़ लो, मतलब वही ओनली आईएएस, दृष्टि पढ़ो, संस्कृति आईएएस पढ़ो, किसी भी कोचिंग की आप बुक्स पढ़ लो, मैक्सिमम पॉइंट इसी तरीके से उसमें लिखे हुए हैं, क्योंकि और आप बता ही नहीं सकते ना। आप यकीन मानो, आपने खुद महाजनपद के रूप में प्रीलिम्स में क्या पढ़ा है? सर लोकेशन पढ़ी, राजधानी पढ़ी, उसके बाद आगे बढ़ जाते थे, कौन से 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिसमें उनकी चर्चा की गई, बस इसके बाद तो और कुछ नहीं पढ़ा। तो मेंस में आपका इससे काम नहीं चलेगा ना, जब तक आप उसमें और बातों को नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया। फिर इस तरीके से सूरसेन में रह सकते हो कि मेगास्थनीज के समय यहाँ पे कृष्ण उपासना का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि सूरसेन मथुरा से संबंधित है और मथुरा में जो है कि कृष्ण की लीलाएं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। अब यहां पर जो एक स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है, तो यहां पर ये बातें समझ में आ गई दोस्तों। सॉरी, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस तरीके से लिखनी है। अब जैसे सूरसेन की बात करें तो भैया सूरसेन मेगास्थनीज के समय और बुद्ध की प्रथम मूर्ति कला भी यहाँ पे विकसित हुई है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या है कि बुद्ध की जो पहली जो फर्स्ट मूर्ति कला, यानी कि जो मूर्ति कनिष्क के शासनकाल में बनवाई गई थी मथुरा कला के नाम से, वो भी इसी क्षेत्र में पाई जा रही है। अब ये चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो। फिर मल्ल की बात करें तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मल्ल को तो आपको लिखना ही है, क्योंकि यहां पर बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण है, रामाभर स्तूप भी बनाया गया। यहां पर लेटी हुई, शयन करते हुए, यानी कि जो महापरिनिर्वाण की जो मुद्रा है वो लेटी हुई मुद्रा के रूप में बनाई गई है भगवान बुद्ध की। रामाभर स्तूप का भी यहाँ पे जिक्र कर सकते हो। तो मल्ल गणराज्य वहां से, और प्लस गणराज्य भी है, यहाँ पे भी लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया कि सर एक तो ये एक मिनट, एक तो आप इसे लिख सकते हो कि थोड़ी सी गलत हो गया है, महापरिनिर्वाण की व्यवस्था, और गणतांत्रिक व्यवस्था भी आप यहाँ पे बता सकते हो। मैं फिर कहूंगा कि अगर आप राइटिंग की बात करोगे, देखो अदर यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिख लिख के समझाया जाता है, बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग को किया जाता है। हमारा काम वो नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पैटर्न पे चलेंगे तो 2025 के मेंस आते आते बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्लास कवर नहीं होगी। हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी पेपर 5 और पेपर 6 को लगभग 1 से 1.5 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। और जिन बच्चों ने 2026 के लिए नोट्स लिए इनको, या 2025 के लिए, उनको भी समय रहते चीजें समझ में आ जाए कि इनका यूज हमें कैसे करना है एग्जाम हॉल में, कैसे अपनी मेंस आंसर राइटिंग में, टेस्ट सीरीज में, प्रैक्टिस के दौरान इसका यूज करना है। तो कम समय में इसको खत्म करने का टारगेट रहेगा, तो राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। फिर काशी की बात करोगे तो भाई मत्स्य पुराण में वरुणा और 80 नदियों के नाम पर बताया गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया जो वाराणसी नाम पड़ा है, जो काशी महाजनपद है, इसको आप दे सकते हो यहां पर कि यहां पर जो वरुणा और 80 नदियां, जो 2 नदियां हैं, इनके संगम पर ही इसका नाम पड़ा वाराणसी। या फिर आप यहां पे सारनाथ का भी जिक्र कर सकते हो, जो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश है यहां पे। और फिर चेदी आता है जो कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख है और बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित है। और मैं फिर कहूंगा कि इन सभी 8 के बारे में राजधानी हमने यहां पर बता रखी है। अब एक और पॉइंट आता है कि सर अगर हमने कुछ बातें तो सीख ली आपसे, लेकिन सर हमें कंक्लूजन नहीं लिखना आ रहा है अभी भी। तो कंक्लूजन मेरे भाई कोई भी भविष्यगामी तो आप लिख नहीं सकते इतिहास में, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप कनेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से महाजनपद काल ने आगामी आने वाले कालों को, या फिर यूं कह सकते हो कि मगध जैसे साम्राज्य के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया, या फिर महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था उसमें श्रावस्ती, कौशाम्बी और सारनाथ जो कि काशी के अंतर्गत आता है, इसने किस प्रकार से अपना योगदान दिया। पहले तो महात्मा बुद्ध थोड़े आए थे, पहले महाजनपद काल आएगा, इसके बाद बौद्ध धर्म आएगा। तो आप इनमें से किसी को उठा सकते हो कि भैया श्रावस्ती में जो कि 21 वर्ष सबसे अधिक इन्होंने बिताए, मल्ल में जो है कि महापरिनिर्वाण हुआ, या सारनाथ में प्रथम बौद्ध जो दिया गया था, उपदेश दिया गया था धर्मचक्र परिवर्तन करके। इस तरीके से किसी भी एक फैक्ट को मिलाते हुए 2-3 चीजों के साथ आप कंक्लूजन को
लिख सकते हो। मैं फिर कहूंगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके या फिर सेल्फ प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो आप ये मान के चलो आप इन चीजों को रट तो लोगे, याद तो कर लोगे, लेकिन अपनी कॉपी में नहीं लिख पाओगे, और जो कि यही सबसे बड़ी असफलता होगी आपकी। मेन टारगेट ये नहीं दोस्तों कि नोट्स हमें मिल जाए, नोट्स तो मिल गए आपको, नोट्स अच्छी जगह पे आप आ गए हो, सही प्लेटफॉर्म पे आ गए, अच्छे कंटेंट के साथ मिला है, लेकिन उसका यूटिलाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा है क्या? चले फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो भैया ये आपका एक टॉपिक आपका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया कि किस तरीके से आपको इन चीजों के बारे में जानकारी रखनी है, या फिर आप इस द्वितीय नगरीकरण का जो काल होता है इसको भी आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। चले, बात समझ में आ गई इतनी? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार जरा इसको इरेज कर दें, नहीं तो फिर ये रिफ्रेश होता रहेगा, फिर ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना यार दोस्तों, और साथ ही साथ जो भी आपके और अदर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज बताया करिए, ताकि कमेंट में मैं आपको रिप्लाई भी कर दूं। ठीक है, आपके जो भी फीडबैक्स हो वो भी आप बताया करिए। चलो, अब यहां पर अगला हमारा एक सबसे अच्छा प्रश्न मेरे भाई 2024 के मेंस में ये प्रश्न डायरेक्ट आ गया था। ठीक है, डायरेक्ट आ गया था, और कई सारे नोट्स में उस समय मार्केट में देख रहा था, कई सारे नोट्स में ये क्वेश्चन मिसिंग थे। और हमारे नोट्स में क्यों मिसिंग नहीं था? क्योंकि हमने कोई क्वेश्चन आंसर के पैटर्न पे यूज नहीं किया, हमने सारे सिलेबस के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना उनको पूरा कवर करते हुए चला है। अब लिख दिया केवल उत्तर प्रदेश का इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में अगर हमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गणराज्यों के बारे में जानकारी मिलती, जो कि पूरे भारत में 10 गणराज्य हैं, उनमें 7 तो अकेले यूपी में हैं, तो भैया उन गणराज्यों पे हमें लिखना जरूरी था, क्योंकि ये टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में कभी भी आ जाए। और अच्छी बात यह है कि भाई 2024 के मेंस में ही आ गया, मतलब ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 2024 के मेंस में ही आ गया था। चलो, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे कि मैं सोच रहा हूं कि एक हफ्ते हम पेपर 5 को करें, एक हफ्ते पेपर 6 को करें, या फिर वीक में 3 दिन पेपर 5, वीक में 3 दिन पेपर 6 करें, या पहले पेपर 5 कंप्लीट कर लें और पेपर 6 उसके बाद शुरू करें। जैसा भी आपका सुझाव हो प्लीज कमेंट करिएगा कि किस तरीके से हम इस सीरीज को शुरू करेंगे। पेपर 5 और 6 कंप्लीट करने के बाद ही हम पेपर 1, 2, 3, 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गणराज्य की बात करेंगे। सीधा सीधा प्रश्न था, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए ये सिलेबस, अच्छा ये सारे सिलेबस जो है कि हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे पोस्ट है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये देख रहे हो 2024 का पेपर 5 है जो है कि यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्यों और उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखो। क्या बहुत डायमेंशन पूछे गए? नहीं। कौन कौन से प्रमुख गणराज्य थे? 10 में से 7 हमारे उत्तर प्रदेश में थे, वो अभी मैं चर्चा करूंगा। सातों गणराज्य के बारे में आपको बताना होगा, चाहे तो यूपी के मैप पे आप लोकेट कर दो, या फिर किसी सर्कल में या कोई डायग्राम में आप लोकेट कर दो, या उनके नाम लिख दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा कह रहा है उनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए, यानी वहां की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, क्या गणतंत्रात्मक थी या राजतंत्रात्मक थी, या जनता के साथ उनका कैसा संबंध था, शासन व्यवस्था कैसी थी। भाई सिंपल सा प्रश्न है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन 8 नंबर के होते हैं। तो 125 शब्द यानी कि 2 पेज, फ्रंट पेज और इसके बैक साइड का पेज, इतना ही आपको फिलअप करना, उतना कंटेंट पर्याप्त था। और ये क्वेश्चन कई सारी टेस्ट सीरीज में मिसिंग थी, मैंने उस समय देखा था, इवन कि कुछ नोट्स थे वो भी मिसिंग थे। ठीक है, उस समय मैं दिल्ली रह रहा था अभी मेंस के दौरान, 1 महीने की छुट्टी लेके, तो वहां पर मैंने देखा। और हमारे नोट्स में ये इसलिए नहीं मिल गया कि हमने जो है कि इसको बाय लक चूज किया, नहीं, हमने तो सारे टॉपिक कवर किए ना, तो टॉपिक जब कवर किया तो भैया टॉपिक से तो बाहर नहीं जाएगा, छूटेगा भी नहीं, और यही वजह है कि इसकी वजह से ये सारी चीजें आ गई। चलो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 10 गणराज्यों का उल्लेख है, जिसमें से 7 गणराज्य प्रमुख रूप से कहां पे हैं? यूपी के अंतर्गत है। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैं थोड़ा सा बड़ा कहता हूं ताकि आपको और दिख जाए प्रॉपर आराम से, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो शायद इस नोट्स को नहीं परचेस कर पा रहे होंगे किसी वजह से, तो नोट्स भी बना रहे होंगे, तो एटलीस्ट उन्हें इतना तो रहना चाहिए कि दिखता रहे कि हाँ भाई क्या लिखा है। अब देखो मैंने तो क्या किया, सिंपल तरीके से इस तरीके से लिख दिया। आपको फिर मैं वही कहूंगा, या तो कोई एक डायग्राम बना लो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा भैया कि एक इंट्रो के तौर पर कि जो 10 गणराज्य हैं साहब, 10 गणराज्य में से 7 गणराज्य हमें
कहां पर मिलते हैं? 7 गणराज्य हमें यूपी के अंतर्गत मिलते हैं और इन यूपी में हम इस तरीके से पॉइंट वाइज चीजों को बना सकते हैं। इस तरीके से ऐसे करके आप लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 और एक और ले लो। यहां पे इनके नाम लिखते चले जाओ सातों के, और इस तरीके से आप एक फ्रेमिंग कर दो। या फिर सबसे अच्छा तो मैं यही मानता हूं यार कि जहां पे आपको लगता है कि भाई मैप की जरूरत का आप पूरा कर सकते हो यूज, तो सबसे अच्छा है कि आप मैप का प्रयोग कर लो। ठीक है, अब मैं फिर से यूपी का मैप बना दूं? जी सर। देखो थोड़ा बहुत ना मैप को पूरा परफेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना लगना चाहिए कि हाँ भैया ललितपुर सोनभद्र भी लटक रहे हैं, उधर आपका हिमाचल प्रदेश है, इधर आपका पीछे जो है कि महाराजगंज कुशीनगर ये वाला रीजन भी दिख जाना चाहिए, नेपाल के तराई क्षेत्र। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि भैया ये आपका असल में उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक, अब यहां पर पढ़ोगे उत्तर प्रदेश के गणराज्य, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य यानी सिद्धार्थनगर, तो मैंने यहां पे लिख दिया सिद्धार्थनगर के रीजन में कि कपिलवस्तु के शाक्य वहां पे एक गणराज्य है। रामग्राम के कोली यानी कोलीय वंश जो था, ये हमने दिखा दिया सर कि ये गोरखपुर में है, यहां पर हमने दिखा दिया, राइट। उसका कुशीनगर के मल्ल यानी कुशीनगर के आसपास के रीजन को भी हमने यही दिखा दिया, जो मल्ल गणराज्य था जहां पे महापरिनिर्वाण देखने को मिलता है। पावा के मल्ल फाजिल नगर, ध्यान देना कुशीनगर में वैसे तो रामाभर स्तूप है, ठीक है, रामाभर स्तूप है कुशीनगर में, और जो मल्ल गणराज्य वो उसी रीजन में आता है, वहीं पर आपका महापरिनिर्वाण है। लेकिन कुशीनगर जनपद में जैसे ही आप गोपालगंज बिहार की तरफ बढ़ोगे, तो लगभग कुशीनगर से 30-35 किलोमीटर आगे बिहार रोड पे जब आप बढ़ोगे तो फाजिल नगर नाम की एक बाजार है, वहीं पर फाजिल नगर में पावा के मल्ल के नाम से जाए, ये भी मल्ल कुशीनगर के मल्ल है और ये पावा के मल्ल है। अल्टीमेटली वर्तमान में कुशीनगर के दोनों ही क्षेत्र आते हैं कुशीनगर में, तो हम इसी में यहीं कहीं छोटा सा एक डॉट लगा के लिख देंगे भैया पावा के मल्ल यानी फाजिल नगर। फिर हम पिपली वन के मोरिये जो कि गोरखपुर में आते हैं, अभी ऑलरेडी हमने रामग्राम के कोली पढ़े, तो हम एक और लिखेंगे। फिर केशपुत्र कलाम जो कि गंगा यमुना द्वाब का जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन में आपको दिखा देना है किसके, कि केशपुत्र के कलाम हो गए। फिर मिर्जापुर में आपको समूह सुमार गिरी के भग यानी मिर्जापुर का रीजन यहां से पकड़ा और हमने यहां पे लिख दिया। तो ये 7 गणराज्यों की आपने लोकेशन बताई, यहां पे प्रॉपर नाम लिखेंगे आप, जगह जगह पे सारी चीजों को नाम से लोकेट करेंगे, एग्जामिनर को इंप्रेस हो पाएगा कि भैया इस बच्चे को चीजें पता है। बताइए, प्रमुख गणराज्यों की बात कर रहा था, 10 में से 7 गणराज्य हमने बता दिए। अगला टॉपिक क्या है? राजनीतिक प्रणाली। बताइए क्या इससे ज्यादा आप लिख पाओगे? लिख पाओगे तो बताओ। 125 शब्दों में कितना लिखना है यार, इतना लिखो, काम खत्म करो अपना। देखते हैं, फिर लोग कहते हैं कि सर आपको अनुभव नहीं है, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं और मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा लगता है। हाँ यार, बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, और हमेशा वो कहते हैं ना कि देखो मैंने बीएड भी किया है टीचिंग लर्निंग मेथड से, इस समय गवर्नमेंट टीचर भी हूं, तो होता क्या है कि लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? एंडलेस प्रोसेस है। एंडलेस मतलब कि लाइफ टाइम आपकी लर्निंग होनी चाहिए, चाहे अपने बड़ों से सीखो चाहे अपने छोटों से सीखो। जब लोगों के ऐसे फीडबैक मिलता है तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ मुझे अनुभव नहीं है, मैं इस अनुभव को और अभी मुझे इस अनुभव से सीखना है। बड़े बड़े टीचर्स की स्पीच देखते रहते हैं, लेकिन हाँ इस फील्ड में तो यार एटलीस्ट इतना तो अनुभव हो चुका है कि कैसे प्रीलिम्स निकालना है, कैसे मेंस को लिखना है, कैसे उसके नोट्स बनाने चाहिए, कैसे उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इतना तो अनुभव आ गया मेरे भाई। चलो अब यहां पे शासन प्रणाली की बात करें। राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी। जब कही रहा है प्रश्न मुझसे कि गणराज्य लिखना है, तो गणराज्य मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसीजर की बात करा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है। मैं एक हेडिंग डालूंगा कि शासन व्यवस्था, ठीक है, मैं एक हेडिंग लिखूंगा शासन व्यवस्था, और पहला ही उसमें पॉइंट लिख दूंगा कि यहां की जो शासन पद्धति थी वो कैसी थी? लोकतांत्रिक। अब इसमें आप और डिफाइन कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा, अधिकांश गणराज्य हिमालय की तलहटी में थे। हिमालय तलहटी मतलब जो नेपाल की तराई वाला क्षेत्र है, शिवालिक के नीचे। गोरखपुर में 2 ठो मिले, कुशीनगर में 2 मिले, श्रावस्ती में भी 1 मिला, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम कह सकते हो कि भैया ये गणराज्य हिमालय की तलहटी में थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा, गणराज्य के राजा का चुनाव जनता के द्वारा होता था, ठीक है। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं एक हेडिंग खुद से बना के कि चुनाव प्रणाली भी मौजूद थी। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। किसका चयन? राजा का। किसका? राजा का चुनाव होता था। लिख दो जरा, यही तो राजनीतिक व्यवस्था बताओगे ना कि भाई वहां के राजा का चयन कैसे होता है। आगे, सर्वसम्मति से अगर चयनित होता है राजा तो उसे महासम्मत कहा जाता है, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, महासम्मत। क्या लिखोगे? महासम्मत। इसका मतलब हो गया कि सर्वसहमति से सभी ने उसको राजा मान लिया है।
सर्वसम्मति से राजा बना है। फिर जनता द्वारा चुने गए सदस्यों का संगठन परिषद कहलाता है। जैसे आज प्रधानमंत्री को जो है कि सांसद के तौर पे सभी लोग जो है कि वोट करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन जनता अपने दिमाग में मन मस्तिष्क में बैठा चुकी है ना कि भाई ये मेरा अगला प्रधानमंत्री होगा तो मैं इसकी पार्टी को वोट करूंगा। लेकिन साथ में जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सहयोग से या राष्ट्रपति के मतलब खुद के बाकी सलाह पे राष्ट्रपति उनकी एक मंत्री परिषद को गठित करता है, तो ठीक उसी प्रकार से जनता द्वारा चुने गए सदस्यों के संगठन को परिषद भी कहा जाता है। इसको ग्राम पंचायत से भी आप जोड़ सकते हो, जो ग्राम पंचायत में जो प्रधान के जो अन्य सदस्य होते हैं उनको भी तो जनता जोड़ती है। तो यहां पर आप चौथे पॉइंट को लिख सकते हो कि परिषद, क्या लिख सकते हो, परिषद के बारे में। फिर प्रमुख सदस्यों की जो सभा थी, अब प्रमुख सदस्य का मतलब क्या है, जैसे मंत्री परिषद में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कैबिनेट। कैबिनेट में जो 8-9 मंत्री होते हैं जो प्रमुख होते हैं, जिनके पास प्रमुख प्रमुख विभाग होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री, तो ये लोग जो है कि मुख्य रूप से कैबिनेट कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रमुख सदस्यों की सभा को अष्टकुलक कहा जाता है। अष्ट मतलब 8 लोग बैठते थे जो 8 प्रमुख प्रमुख पदों पर थे। जैसे इसमें एक गुप्तचर विभाग होता था, एक विदेश नीति का विभाग हो गया, एक रक्षा का विभाग हो गया, एक कोष का विभाग हो गया, कोष मतलब वित्त का विभाग हो गया। इस तरीके से 8 लोग बैठते थे। फिर इसके भवन को संस्थागार, आज के हमारे भवन क्या कहलाते हैं, संसद कहते हैं, उसे पार्लियामेंट कहते हैं, जहां पे नेता या जो कि प्रतिपक्ष वगैरह सभी लोग बैठ के अपनी चर्चा करते हैं और जनता के लिए कानून बनाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसके भवन को संस्थागार कहा जाता है, तो ये लिख दोगे। फिर प्रशासन में सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाते थे। जब मेरे भाई राजा ही खुद सर्वसहमति से चुना जा रहा है, तो इनके द्वारा जो भी विषय पे चर्चा की जा रही होगी वो कहीं ना कहीं आम सहमति से ही तो निर्णय होंगे। फिर आम सहमति न बनने पर मतदान की व्यवस्था भी थी। ऐसा नहीं कि पूरी शासन प्रणाली को ध्वस्त कर दिया जाएगा, नहीं, सेकंड ऑप्शन भी ये लोग रखते थे। जैसे लोकसभा में कोई विधेयक पारित हुआ, राज्यसभा में आकर टकराव हो गया, यानी राज्यसभा और लोकसभा के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि यार मुझे ये विधेयक पारित नहीं करना है। संविधान ने पहला प्रोविजन क्या रखा है कि पहले तो पारित हो जाए तो सबसे अच्छा है, 6 महीने का आप वेट कर सकते हो, उसमें संशोधन कर सकते हो, सिफारिश दे सकते हो ताकि लोकसभा मान जाए। एक्सेप्शन कौन सा है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब पे तो चर्चा होती है। लेकिन संविधान ने एक दूसरी विंडो भी दी है कि भैया आप संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत बैठा सकते हो, संयुक्त बैठक से भी विधेयक को पारित कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से आम सहमति नहीं बनती है तो आप क्या करोगे, मतदान की प्रक्रिया को अपना लो। जरा मुझे बता दो इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जो इररिलेवेंट है, राजनीतिक व्यवस्था के बाहर जा रहा है, नहीं। इतना इसको लिखो, इसको डायग्राम बनाओ, 8 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। 12 नंबर में भी आएगा तो आप इसी को एक एक लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मैंने तो यहाँ छोटा छोटा लिखा ना, एग्जाम में क्या होता है मेरे भाई, इसी चीज को लोग 2-2 लाइनों में लिख रहे होते हैं, इतने ही वर्ड को बड़ा बड़ा करके। पेज आपका भर गया, आराम से आपका काम हो गया। 12 में से यार आपको मिल जाएंगे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक, अगर ठीक से प्रेजेंटेशन कर दिया। इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख सकते हो कि भाई इन गणतांत्रिक प्रणाली का प्रभाव हमने आगामी जो है कि पद्धतियों में देखा, जब उसमें आप हर्षवर्धन के शासनकाल की जिक्र कर सकते हो, ठीक है, या फिर और भी बड़े बड़े जो साम्राज्य हुए, वरना वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ दो यार कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तो आज भी हमारे यहाँ देखी जा रही है, तो इसका प्रचलन हमें पहले से ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, भारत के तमाम राजवंशों में लोकतांत्रिक पद्धति में जो सबसे बड़ा योगदान है वो यूपी के इसी गणराज्य पद्धति का योगदान है, ये देख लो। तो इस तरीके से इस पूरे फ्रेमिंग को मैंने बता दिया कि क्या क्या आप लिख सकते हो। बात अगर सुन रहे होगे तो ध्यान से समझ पा रहे होगे, भले ये चीज हल्की ब्लर दिख रही होगी, हालांकि मैं 4K में वीडियो बन रही है तो दिखेगी पूरी क्वालिटी में। आप अपनी पिक्सल को 360 से बढ़ा के 480 या 720 या 1080 पे लेके जाओगे तो अच्छे से क्वालिटी में ये भी चीजें दिख जाएंगी, नोट डाउन आप कर सकते हो। लेकिन मैंने जो चीजें बताई कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर हो गया मेरे भाई? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। अब वही बात है कि यार इतना गला अगर चिल्ला चिल्ला के मैं आपको बता रहा हूं, अब फिर भी आप इन चीजों को नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो यार थोड़ा तो डिमोरलाइज हो ही जाते हैं कि यार ऐसी क्या कमी है कि और हमें सुधार करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो फिर आगे चलते हैं। अब इसी में हम लोग बौद्ध धर्म को भी पढ़ लेंगे जरा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आज की क्लास में हम ये दोनों चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मैं फिर बता रहा हूं कि यहाँ पे हम पूरे इतिहास को नहीं पढ़ा रहे हैं। आपने बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एक एक पॉइंट उसके रहते होंगे, प्रीलिम्स में बहुत सारी चीजें इसके बारे में पूछी जाती है। लेकिन हमें बौद्ध धर्म का यहाँ पर मुख्य रूप से यूपी के अंतर्गत जो जो विकास देखने को मिला है, जो जो प्रकार की कलाएं हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में पहली चीज तो जैन धर्म को बहुत इग्नोर करके चलते हैं। बौद्ध धर्म से 1-2 बार प्रश्न आए हैं,
लेकिन वो जीएस पेपर 1 में आया है। तो वहां जब जीएस पेपर 1 के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे होगे या फिर आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को आपने अगर परचेस किया होगा, तो वहां पे मैंने 2.5 से 3 पेज पूरा डिस्क्राइब किया, हर एक पॉइंट को कवर किया है कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म के सभी डायमेंशन को कवर करते हुए आप क्वेश्चन लिख पाओगे। अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो शायद यहाँ का यूपी का बौद्ध धर्म आराम से लिख पाओगे। या ये भी कहूं कि केवल यूपी का हमें पढ़ना है, बिहार में बौद्ध धर्म का क्या हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यूपी के अंतर्गत श्रावस्ती की चर्चा करनी है, संकिसा जहां पे जातक कथाओं के बारे में, कौशाम्बी की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ काशी यानी सारनाथ की बात करेंगे, मल्ल कुशीनगर की बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण लोकेशन है जहां पर हम बौद्ध धर्म से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम बौद्ध धर्म को लिखते हैं, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध शाक्य गणराज यानी कौशल जनपद के राजकुमार भी थे। बौद्ध धर्म को मतलब बौद्ध धर्म का पालना क्यों कहा जाता है? देखो 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बौद्ध धर्म के पालने के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति का जन्म होना, व्यक्ति की मृत्यु होना। मृत्यु की बात करें तो कोरक मतलब कुशीनगर के मल्ल में हुई है, मल्ल गणराज के अंतर्गत। जन्म भी इनका कहीं ना कहीं शाक जो कपिलवस्तु का जो रीजन था, ठीक है, वहां पे आपका नेपाल की तराई में हो गया। फिर अगर हम बात करें ज्ञान की बात, तो वो भी हमने सारनाथ में ही देखा। सबसे अधिक इन्होंने जो उपदेश दिए, अंगुलीमाल डाकू जैसी कहानी श्रावस्ती की हो गई। फिर इनको जो है कि जातक कथाओं में बताया गया कि ये स्वर्ग से उतरे हुए देवता के रूप में माना जाता है। संकिसा यानी फर्रुखाबाद के रीजन में आता है। तो महत्वपूर्ण चीजें तो यहीं पर हैं। प्लस 8 जो महास्थान माने जाते हैं महात्मा बुद्ध के, उनमें 4 महास्थान यूपी में और 4 आपके बिहार में है, तो वो भी हम चर्चा कर लेंगे। देखो, प्रमुख विकास क्रम की बात करें, अब यहां पर आपने जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें पढ़ी हैं वो आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अष्ट महास्थान के बारे में बात करूंगा। ठीक है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अष्ट महास्थान कौन कौन से हैं। ठीक, महात्मा बुद्ध से समझ, आप इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हो कि सर उत्तर प्रदेश में स्थित। ठीक है, मैं यहां पे दोनों चीजें पढ़ाऊंगा ना, आप उत्तर प्रदेश में स्थित भी बता सकते हो या फिर आप सर बिहार का भी बता सकते हो, क्योंकि 4 महास्थान यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में 8। ठीक है, बिहार में स्थित। अब वो कौन कौन सी लोकेशन है, अगर आप यहां पर देखोगे तो एक आपका सारनाथ हो गया, दूसरा आपका कुशीनगर हो गया, तीसरा आपका संकिसा हो गया, चौथा आपका श्रावस्ती हो गया। राइट, श्रावस्ती हो गया। ये 4 आपके हो गए। फिर हम बिहार में अगर आते हैं तो सर बिहार में आपका लुम्बिनी, हालांकि नेपाल की तराई के साथ होता है, कभी यूपी मानते कभी वहां पे मानते हैं। दूसरा बोध गया, जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया के बाद तीसरा वैशाली हो गया और चौथा राजगृह। ठीक है, ये आप इस तरीके से बता सकते हो। अब मेरे भाई, अगर आपको बिहार का बताना नहीं है, आपसे प्रश्न भी ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो अष्ट महास्थान है उन पे चर्चा करो, तो 8 की चर्चा नहीं करनी है, आपको उत्तर प्रदेश को कह के पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश के 4 के बारे में बात करेंगे। सारनाथ, सर यहां पर सबसे पहले इन्होंने एक धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया, जो कि इनका कैसा था, पहला उपदेश था। सर कुशीनगर की बात करेंगे तो यहाँ पे मल्ल गणराज्य के अंतर्गत इनका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, महापरिनिर्वाण देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसी की याद में रामाभर स्तूप का निर्माण किया गया है। तीसरा की बात करेंगे तो सर संकिसा, जो कि फर्रुखाबाद के रीजन में आता है, यहां पर जातक कहानियों की बात की गई है कि जातक कहानियों के अनुसार महात्मा बुद्ध स्वर्ग से उतरे हुए देवता हैं, यानी पूर्व जन्म की कहानी भी बताई जाती है। श्रावस्ती, सर सबसे अधिक इन्होंने लगभग 21 वर्ष यहां पर बिताए हैं। साथ ही साथ यहीं पर इन्होंने अंगुलीमाल डाकू को भी इन्होंने क्या किया, एक संत के रूप में स्थापित कर दिया, यानी उससे भी वो नहीं डरे। तो ये 4 बातों को आप चर्चा करके आप लिख सकते हो। और भी कहानी आ रही है तो और लिखो, सारनाथ के बारे में और लिखो। यहाँ पे बौद्ध धर्म से समझिए चौखंडे स्तूप हो गए, धमेक स्तूप हो गए, कुशीनगर में और बातें आ रही हैं तो वो भी लिखो, मल्ल गणराज्य वगैरह हो गए, जो किसी का साग खा के जो मरते ना पावा के पास जो, ठीक है, तो ये वाली बातें आपको लिख देनी है। इसके बारे में अभी आपको कोई डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आप जीएस नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो यूपी स्पेशल, तो हम इस पे बात करेंगे। कैसे इसको प्रेजेंट करोगे, तो सर एक तरीका तो ये है, मैं यही दिखाता हूं, चलो अच्छा आगे दिखाते हैं। ठीक है, एक तरीका तो सर मेरे पास ये है कि मैंने एक सर्कल बनाया और मुझे 4 लिखने हैं, मैंने चारों में एक एक का नाम लिख दिया। यहां पर मैंने लिख दिया सर संकिसा
और यहां पर सर मैंने लिख दिया सारनाथ, यहां पर मैंने लिख दिया जो है कि श्रावस्ती, और यहां पर लिख दिया मैंने कुशीनगर, राइट, कुशीनगर। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक पॉइंट यहां पर उठाऊंगा कि जातक कथाओं के बारे में है, दूसरा मैं यहां पे लिख दूंगा कि वर्तमान के फर्रुखाबाद में स्थित है, फर्रुखाबाद में स्थित है एक तरीके से, तीसरा एक दो और बातें कि पूर्व जन्म की इसमें कहानियां बताई गई हैं। ठीक है सर, इतना ही प्रेजेंट करना है आपको मेंस एग्जाम में, बहुत कहानी वगैरह नहीं लिखनी होती, ज्यादा आप लिखने के चक्कर में रहोगे तो क्वेश्चन पक्का छूट जाएगा, और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन छूटना यानी आप पहले रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक, सारनाथ की बात करें तो सर यहां पर हमने देखा था कि धर्म चक्र प्रवर्तन का इन्होंने जो है कि पहला नियम दिया, जो कि इनका प्रथम उपदेश के नाम से प्रसिद्ध भी है। किस नाम से? प्रथम उपदेश। और लिख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को जो है कि वो दी थी दीक्षा, 5 ब्राह्मण शिष्यों को यहाँ पे दीक्षा दी गई थी। साथ ही साथ और लिख सकते हो कि सर यहाँ पर धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप भी हैं जो इनसे संबंधित है बौद्ध धर्म से। श्रावस्ती की बात करेंगे तो सर सबसे अधिक इन्होंने वर्षा काल का समय यहीं पे व्यतीत किया, या फिर 21 वर्ष की जो है कि उपलब्धि यहाँ पर थी, 21 वर्ष तक ये रहे। अंगुलीमाल डाकू को इन्होंने जो है कि क्या बनाया, संत बना दिया। और एक दो स्तूप वगैरह के नाम बता सकते हो तो वो बता देना। कुशीनगर की सर बात करेंगे तो मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर इनकी जो है कि लेटी हुई मुद्रा मिलती है जो महापरिनिर्वाण के परिप्रेक्ष्य में है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, मैं फिर कहूंगा राइटिंग पे मत जाना मेरे भाई, चीजें बस समझा रहा हूं, जो लिख रहा हूं वो ध्यान दो। ठीक है, महापरिनिर्वाण हो गया, ये बातें जो है कि यहां पर हो गई। इसके साथ आप इनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी लिख सकते हो कि जब इनका महापरिनिर्वाण होता है तो क्या प्रतीक चिन्ह होता है, जब ये सारनाथ में पहला उपदेश देते तब इनका क्या प्रतीक चिन्ह होता है, तो इनकी भी चर्चा आप कर सकते हो। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि सर अष्ट महास्थान के बारे में अगर कोई पूछता है तो 4 आपको यूपी से संबंधित चीजें ऐसे करके प्रेजेंट करनी है। मजा आ रहा है चीजों को यार? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, फीडबैक जरूर देना कि सर इसमें और कुछ हम इनोवेटिव कर सकते हैं या फिर और ऐसा ही। और एक हमारी छोटी बहन जिनका कमेंट देख के मुझे वाकई अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि सर इस चैनल पे आपसे केवल यहाँ पे भाई नहीं जुड़े, बहनें भी जुड़ी हैं, क्योंकि मैं अक्सर टोन में यूज करता हूँ, समझ में आ गया भाई, तो मैं मानता हूँ यार इस चीज को, लेकिन वहां पे भाई का मतलब होता है जैसे जो बहनों को भाई वाले टोन में बोला था, और भाई कैसा चल रहा है, तो हम सबको एक बराबर ही लेकर चल रहे हैं। वरना कोई अच्छा शब्द आप लोग डिसाइड करिए कि जिस वर्ड को यूज किया जाए सभी के लिए। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम जरा एक बार बौद्ध धर्म के बारे में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रमुख विकास क्रम है। विकास क्रम का मतलब क्या? बौद्ध धर्म के बारे में जो यूपी के अंतर्गत विकास हुआ उस पर बात करेंगे हम। सबसे पहले वो बोध गया गए, ठीक है, वहां पे उन्होंने ज्ञान लिया, तपस्या करी। फिर उसके बाद जब वो सबसे पहला कदम उन्होंने लिखा कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया, पहला वहीं तो काम शुरू किया, पहला इन्होंने उपदेश दिया। जब उपदेश दिया, बनारस यानी काशी के लोगों ने, सारनाथ के लोगों ने, ऋषिपत्तनम भी उसे कहा जाता है, वहां के लोगों ने जब देखा कि हाँ भाई इन व्यक्ति की बातों में एक अलग तरीके की जो छवि है, एक अलग चमक है, एक अलग ही जो है कि ज्ञान है इनका, तो उन्हें संत का दर्जा देना शुरू कर दिया, उन्हें एक भगवान की तरह फिर पूजना, आगे चल के महायान वगैरह करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका दर्जा बढ़ता गया। फिर बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया और सर्वाधिक समय व्यतीत भी किया, ये भी आप बताओगे। श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू को इन्होंने अपना शिष्य बना लिया। श्रावस्ती में जेतवन विहार बुद्ध का प्रिय स्थान था, ये आप चर्चा कर सकते हो। वहां श्रावस्ती में जो मैंने सर्कल बताया अष्ट महास्थान, वहां इसको लिख सकते हो। वत्स की राजधानी कौशाम्बी का राजा उदयन प्रसिद्ध रूप से बौद्ध का भक्त था, यानी महात्मा बुद्ध का भक्त था। श्रावस्ती में ही पुब्बाराम, राजक राम, मल्लिका राम नाम के विहार थे। तो 4 आप नाम लिख सकते हो। जेतवन विहार जो उनका प्रसिद्ध स्थान था, वहीं आप लिख सकते हो कि पुब्बाराम, राजक राम, मल्लिका राम नामक विहार। अब मुझे बताओ, आपके बगल में लिखा हुआ बच्चा खाली कहानी लिख के चला है सर अष्टमहास्थान के बारे में, और आप ऐसे फैक्ट लिख रहे हो, पॉइंट लिख रहे हो, चीजों को एग्जामिनर को बता रहे हो कि भाई मेरे पास अच्छे खासी तरीके से मैं पढ़ के आया हूं और प्रेजेंटेशन भी उसका अच्छे से कर रहा हूं, तो नंबर आपको देगा या पड़ोसी को देगा? कहानी तो वो सबकी कॉपी में पढ़ रहा है, स्पेशल आपकी कॉपी में पढ़ रहा है, क्योंकि आपने एक अच्छे नोट्स के साथ तैयारी की, तो जाहिर सी बात है नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। फिर राजा उदयन ने घोषिताराम विहार बुद्ध को भेंट कर दिया था। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व को बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य में होता है, या कुशीनगर भी आप लिख सकते हो। और बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। स्तूप की जब आप कला पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर के बारे में ध्यान देना कि एक हमारा नोट्स होगा आर्ट एंड कल्चर वाला, ठीक है, क्योंकि हमने इस नोट्स को यूपी पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी के हिसाब से भी इसको फ्रेम किया है। तो यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के लिए हमने आर्ट एंड कल्चर वाले पॉइंट को अलग किया है। उसमें फिर चाहे यूपी का कल्चर हो चाहे किसी का भी हो, वो वहां पर जाके आप एक्स्ट्रा टॉपिक में पढ़ सकते हो।
तो वहां पे जब देखोगे तो स्तूप की कला के बारे में भी चर्चा की गई है कि किस तरीके से स्तूप है। आप चाहो तो स्तूप को आप ऐसे करके बना सकते हो, एक तरीके से कुछ इस तरीके से स्तूप आप बना सकते हो। और इधर से जो है कि ये इनका प्रदक्षिणा पथ हो गया जो चारों तरफ से घेर दो, यहाँ पर ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, ठीक है। ये गोपुरम हो गया यानी द्वार हो गया, आप बता सकते हो। इसके ऊपर जो है कि एक अंड होता है जिसपे जो है कि छत्र लगी होती है ना, पता होगा, ठीक है। अब एक संरचना एक मोटी मोटा मैंने स्तूप की बना दी है, इस तरीके से आप उसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बात समझ में आ गई? चीजें क्लियर हो रही हो तो बोलो यस सर, ठीक है। चलो, अब बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश में। तो कौन कौन से वो 4 हैं सर महत्वपूर्ण, जरा उनकी और बात कर लीजिए सर। बिल्कुल कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, आपके लिए तो करेंगे ही करेंगे। कहाँ गया मेरा भाई, ये रहा, ठीक है। जो 4 हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से वो देख लो। पहला एक आप दिखा सकते हो कि सर कपिल वस्तु, कौन सा हो जाएगा, कपिल वस्तु स्तूप हो जाएगा। दूसरा आप उसे कुशीनगर स्तूप भी कह सकते हो, या फिर उसे रामभर या रामाभर स्तूप भी कह सकते हो, ठीक है, ये आप दिखा सकते हो। फिर एक और आता है रामग्राम स्तूप, ठीक है। और चौथा आता है आपका पावा स्तूप, ये वही पावा स्तूप जो आपके फाजिल नगर वाला मैंने बताया था जहां गणराज्य था। तो ये 4 प्रकार के स्तूप ऐसे हैं जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर निर्मित है। टोटल 8 हुए हैं, जिसमें 4 आपके यूपी में, बाकी 4 पूरे भारत में बट गए, कोई दिक्कत नहीं। अकेले हमने इस पे एक छत्र राज किया भैया, 50% तो हमारे यहाँ स्तूप बनेंगे जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष उसमें रखे गए हैं। कहाँ पे रखे जाते हैं, जो इस तरीके का अंड होता है और इसके ऊपर जो है कि जो पवित्र स्थल होता है इसी में जो है कि रखा जाता है अस्थि अवशेषों को, ठीक है। इसके ऊपर जो है इस तरीके से, फिर इसके ऊपर जो है कि आपके छत्र होते हैं जो 3 तरीके की, मतलब अलग अलग जो है कि यष्टि जिसको हम लोग कहते हैं डंडे को, उस पर 3 प्रतीक होते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। जिसने स्तूप कला को पढ़ा होगा आपने आर्ट एंड कल्चर में, अच्छे समझ गए होंगे, बस एक पॉइंट मैंने बता दिया। तो यहां तक दोस्तों आज हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रमुख बौद्ध स्थल को देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रमुख बौद्ध स्थल, अब जैसे एक प्रश्न मान लो अभी ऐसे ही आ जाए कि भैया उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख बौद्ध स्थलों की चर्चा कीजिए, बस इतना ही आपको दे दे। तो इंट्रो तो आपको मैंने आगे बता दिया। प्रमुख बौद्ध स्थल में आप अष्ट महास्थानों में भी 4 को लिख सकते हो, या फिर कपिल वस्तु तो है ही है, वर्तमान सिद्धार्थ नगर जाना है था, बुद्ध की जन्मस्थली हो गई। सारनाथ की बात करें, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया, तो ये भी एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है। कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थल है, रामाभर स्तूप भी है। श्रावस्ती बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए और सर्वाधिक वर्ष भी बिताए। अंगुलीमाल डाकू की बात करेंगे, जितवन विहार की बात करेंगे, ठीक है। फिर रामग्राम की बात करें जो गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में जाना जाता है, बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहीं की राजकुमारी थी। रामगढ़ ताल गोरखपुर का सबसे फेमस है। देवदह की बात करें, बुद्ध का ये ननिहाल है जो महाराजगंज के पास है, जो आपके बिहार और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। फिर पावा की बात करें, यहीं पर चुंदकर मार के घर भोजन करके बीमार हो गए थे और फिर उसके बाद जाके मल्ल के गणराज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुछ ऐसे स्थान मैंने बता दिए, इसमें और आप ऐड करना चाहो तो सर संकिसा छूट गया, कोई बात नहीं, संकिसा आप लिख लो मेरे भाई। आप यहाँ पे जातक कहानी बता दो, अष्ट महास्थान में आपने पढ़ा, तो ये पूरी चीजें आपने इस तरीके से सीख ली। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने बौद्ध धर्म को बहुत ओरल बता दिया, बहुत लिमिटेड बताया, लेकिन मेरे भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 5 के दृष्टिकोण से इतना ही पर्याप्त है। आप मेंस का केवल एक पेपर तो नहीं पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, वहां पे आपने बौद्ध धर्म को जो भी पढ़ा होगा आपको लगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉडिफाई करना है तो तुरंत इन्हीं पॉइंट के अंतर्गत उसमें एडजस्ट कर दीजिए। ये कला आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन को रट के जा नहीं सकते, टॉपिक पढ़ के जाओगे, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन मर्ज करने की कला आपको आनी चाहिए। और यही कला आप टेस्ट सीरीज में लिखते हो तब सीख पाते हो, न कि किसी क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट से रट सकते हो, नहीं रट सकते, खुद लिखना पड़ेगा टेस्ट सीरीज में, खुद एक क्वेश्चन को दूसरे में मर्ज करने की टेक्निक सीखोगे तब आप देखोगे। वैसे तो यूपी से संबंधित इतना ही बौद्ध धर्म काफी है जितना मैंने आपको बता दिया। कल की क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में पढ़ने के बाद मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई, मौर्य काल हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को पीडीएफ की जानकारी चाहिए कि सर हमें पीडीएफ कहां से मिलेगी, चाहे वो और एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, ये अभी केवल हिंदी मीडियम में अवेलेबल है और साथ ही साथ ये आपकी पेड पीडीएफ है, सारे नोट्स इसी फॉर्मेट में हैंड रिटन मिलेंगे। तो आप प्लीज जो है कि टीम से अगर बात करें तो ये चीज इतनी चीज क्लियर रखना, बाकी वहां पे सारी डिटेल दी जाती 4 पेज की, उसमें सारे प्रोसीजर लिखे होते हैं, डेमो दिया जाता 30-32 पेज का, हर एक पेपर का उसमें होते हैं 2-2 3-3 पेज टॉपिक वाइज, आप वहां से चीजों को चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।